इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए। ये वाला पॉइंट जो है ना एज अ अलग से आंसर पूछा जा चुका है कई बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का एसपी यानी सेक्रेटरी प्रैक्टिस और ये है चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स का लेक्चर नंबर 1। जी हां दोस्तों, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं। कुछ ही आंसर्स इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आईएमपी क्वेश्चंस की लिस्ट भी बना चुका हूं, आप वहां पर भी चेकआउट कर सकते हैं कि चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर में से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। तो लगातार उसमें भी काम चल रहा है, आप जरूर इस चैनल पर बने रहिए, हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैप्टर नंबर 5 की जब बात करें तो ये डिपॉजिट्स के बारे में है। जी हां दोस्तों, डिपॉजिट्स कंपनीज जो होती हैं वो फंड्स रेज करने के लिए अलग अलग तौर तरीके अपनाती हैं। कोई डिबेंचर्स, कोई शेयर्स और कोई डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। जी हां दोस्तों, डिपॉजिट्स भी पैसे इकट्ठा करने का एक सोर्स है। जी हां दोस्तों, कंपनीज जो होती हैं वो या तो डिबेंचर्स के जरिए लोन लेती हैं या डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करके भी एक प्रकार का लोन लेती हैं और इसी से वो अपने एक्सपांशन, ग्रोथ वगैरह के कामकाज कर सकती हैं। इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि कौन सी कंपनियां डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, कौन सी कंपनीज के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए हैं। इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो इसे अंत तक देखिएगा और चीजें नोट डाउन करके ले लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में बताऊंगा कि इन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस में से कौन सा वो इंपॉर्टेंट टर्म और कंडीशन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात करते हैं हम डिपॉजिट्स की तो याद रखिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम इट्स ओन मेंबर्स is one of the sources of raising funds for a company। यानी जिस तरह से शेयर्स बेच करके या डिबेंचर्स इश्यू करके कंपनी फंड्स रेज करती है, ठीक उसी तरह से एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स भी एक तरीका है जिससे फंड्स रेज करती है कंपनी, पैसे इकट्ठा करती है। It is cheaper to raise funds through deposits। बहुत ही आसान से सस्ते में काम निपट जाएगा। Yes, moreover there is no dilution of control as it is a type of short term loan। जी हां दोस्तों, डिबेंचर्स होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन जो डिपॉजिट्स होते हैं ना, ये हम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी ले सकते हैं। यानी 6 मंथ से लेकर 36 महीनों तक, 6 से 36 महीनों तक का इसका पीरियड होता है। शॉर्ट टर्म लोन इसे हम कह सकते हैं। Yes, it is a type of short term loan taken by the company। However, accepting deposits can be a risky option for a company in case it defaults in repaying the deposits। क्योंकि यहां पर थोड़ा सा कैसा होता है कि आप मेंबर्स से ले रहे हैं या तो किसी कंपनी से आप डिपॉजिट ले रहे हैं या किसी पर्सन से आप डिपॉजिट ले रहे हैं। ऐसे में अगर आप रीपे करने में थोड़े से भी गड़बड़ कर देते हैं तो शायद आप पर चार्ज लग सकता है, आपके असेट्स भी जा सकते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट वाज डिस्कस्ड इन चैप्टर 2 एज वेल। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न व्हिच कंपनीज कैन कलेक्ट डिपॉजिट। हम ये जानेंगे कौन सी कंपनीज डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती हैं, किनको परमिशन नहीं है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो फॉलो हर कंपनी को करना है डिपॉजिट्स लेते समय। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देख लेते हैं कि पहले कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स अलाउड नहीं है। जी हां, ये वो 4 प्रॉपरली डिफाइंड कंपनीज हम कह सकते हैं जिनको एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स अलाउड नहीं है। यस, अ बैंकिंग कंपनी। जी हां, एक बैंकिंग कंपनी जो डिपॉजिट लेती है और लोन दे देती है, ऐसी कंपनी को आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए परमिशन नहीं देते। साथ ही साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी जिसे हम कहते हैं, ये भी जो लोन्स और डिपॉजिट्स में डील करती हैं, ऐसी कंपनी को भी अलाउड नहीं है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। साथ ही साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यानी घर वगैरह के लिए लोन्स देना, ऐसी कोई हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है तो वो भी डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट नहीं करेगी। सच अदर कंपनी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 to 76 ऑफ कंपनीज एक्ट। यानी जो भी कंपनीज एक्ट के कायदे कानून है उसके हिसाब से एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी खुद भी लोन देती है, ऐसी कंपनी को अलाउड नहीं है एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स। कायदे कानून की परिभाषा में अगर फिट बैठोगे तो ही ये काम आप कर सकते हो। ये शॉर्ट टर्म लोन है और बैंकों को लोन लेना अलाउड नहीं है, डिपॉजिट्स लेना लोन के लिए अलाउड नहीं है। हाँ, वो लोन देते हैं, वो डिपॉजिट्स लेते हैं, लेकिन उनका जो डिपॉजिट लेना है वो पब्लिक से बैंकों में पैसा जमा करवाते हैं, वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है उनका। जबकि लोन देना ये अलग प्रक्रिया है। यहां पर तो वो कंपनीज की हम बात कर रहे हैं जो अपने ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए शेयर्स वगैरह देती हैं
डिबेंचर्स देती हैं, एक्सेप्ट करती हैं डिपॉजिट्स लोन के तौर पर। यस, दूसरे नंबर पर बी, कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014 एंड सी, डायरेक्टिव्स इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन सभी कायदे कानून को आपको फॉलो करना है और फिर ही आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों ये एक चार्ट हमारे टेक्स्ट बुक में बनाया गया है, नाम है इसका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो फ्रॉम मेंबर्स आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, फ्रॉम पब्लिक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपके शेयर होल्डर्स हैं, आपके जो मेंबर्स हैं कंपनी के, उनसे भी डिपॉजिट लिया जा सकता है, फिर वो प्राइवेट कंपनी के हो, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी और एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसको आप एक्सेप्ट करके ही डिपॉजिट लेने का प्रक्रिया जो है वो पूरा कर सकते हैं। दूसरी तरफ फ्रॉम पब्लिक अगर आप ले रहे हैं तो आप एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी होने चाहिए या तो आप एक सरकारी कंपनी होने चाहिए, तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहां पर सभी को डिटेल में डिस्कस भी किया गया है। जैसे कि प्राइवेट कंपनी की बात करें तो अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये सीधा सिंपल है भाई, तू तेरे किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसे मांग ले, या कोई तेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उससे पैसे ले ले, उसको कोई रिश्तेदार है उससे पैसा है उसके पास तो ले लो उससे। यस, डायरेक्टर्स, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स या तो मेंबर्स, ये प्राइवेट कंपनी के लिए क्राइटेरिया है। पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल, तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी मैं अभी बताऊंगा आपको, अदर देन एलिजिबल जो कंपनी है ये भी अपने मेंबर्स से या डायरेक्टर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी है, तो ये वो कंपनीज है जिनका 100 करोड़ का, 100 करोड़ मतलब बड़ी कंपनी, वो छोटी मोटी कंपनी है। यस, अ नेट वर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़, 100 करोड़ का इनका नेटवर्थ होना चाहिए तो ही ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। साथ ही साथ टर्नओवर ऑफ नॉट लेस देन ₹500 करोड़, मतलब उला ढाल जो होती है ना, गल्ला रेगुलरली बन रहा है तुम्हारा, मतलब तुम्हारा काम धंधा फिट है, मामला हिट है, आंसर सुपर हिट है। यस, turnover of not less than 500 crores and which has obtained prior approval of its shareholders through special resolution for accepting public deposits, ऐसी बड़ी कंपनीज को ही हम एलिजिबल पब्लिक कंपनी मानेंगे और वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर पाएगी अगर शेयर होल्डर्स ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हुए इसकी परमिशन दे दी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये स्लाइड आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर सबसे पहला है अबाउट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। जी हां दोस्तों, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, कितना पैसा आप लेने वाले हैं। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स, ये अभी हमने देखा, लेकिन कितना, तो नॉट मोर देन 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, यानी जो भी इनका पेड अप शेयर कैपिटल है, जो शेयर इन्होंने इशू किए थे, उसके बाद जो पेड अप शेयर कैपिटल, कितना पैसा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है पहले से शेयर होल्डर्स से, तो उसका एग्रीगेट जो होता है ना, उसका 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और फ्री रिजर्व्स का वो 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाउएवर, certain class of private companies as specified by the Companies Act can accept deposit more than 100%, यानी कुछ ऐसे रूल्स हैं कंपनीज एक्ट के अंदर जहां पर वो कुछ कंपनीज को, सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज को इससे ज्यादा का भी अलाउ करते हैं 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। तो ये कैटेगराइज जो हैं आपको कंपनीज एक्ट के अंदर ज्यादा डिटेल में समझ में आती हैं। बात करें पब्लिक कंपनी जो अदर देन एलिजिबल कंपनी है, दीज कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट्स together with the previous deposits exceeds 25%। यहां पर देखिए 25% का प्रावधान है, यानी पूरा पेड अप शेयर कैपिटल जो है उसके 25% से ज्यादा आप एक्सेप्ट डिपॉजिट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई सवाल आएंगे ना कि आपने शेयर का कैपिटल भी ले लिया है और अब आप उससे ज्यादा और मांग रहे हो, लोगों से एक्सेप्ट कर रहे हो डिपॉजिट, तो भैया कर क्या रहे हो। यस, इट इज नेसेसरी दैट 25% से एक्सीड ये ना करे जो भी पेड अप शेयर कैपिटल हो उससे। इसके अलावा दोस्तों बात करें एलिजिबल पब्लिक कंपनी की, तो दो कैटेगरीज यहां पर हैं, फ्रॉम द मेंबर्स और फ्रॉम द पब्लिक। फ्रॉम द मेंबर्स में 10% का क्राइटेरिया है, पेड अप शेयर कैपिटल से एक्सीड नहीं होना चाहिए। 10% ही आप ले सकते हो मेंबर्स से, क्योंकि पहले से उन्होंने यार शेयर कैपिटल का तो पैसा दिया है, उसमें और 10% से ज्यादा तुम मांगोगे तो फिर यार वो तो शेयर होल्डर है तुम्हारा, उसका तो तुम ज्यादा ही लूट रहे हो उसको। तो कम से कम ये बात ध्यान रखनी कि अगर कोई मेंबर से डिपॉजिट ले रहे हैं तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी को 10% से एक्सीड नहीं करना है अपने पेड अप शेयर कैपिटल से। और साथ ही साथ अगर बात करें पब्लिक कंपनी की, फ्रॉम पब्लिक से अगर ले रहे हैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी, तो यहां पर 25% का क्राइटेरिया है एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल से। एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल म्हणजे
जो शेयर्स इश्यू किए थे उसके बदले में कंपनी ने पहले कितने पैसे ले लिए, उससे 25% ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए, ये क्राइटेरिया बनाया गया है। बात करें गवर्नमेंट कंपनी की, तो बस गवर्नमेंट कंपनी है, कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक नॉट एक्सीडिंग 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो यहां पर 35% का यहां पर प्रावधान रखा गया है कंपनीज एक्ट द्वारा। तो ये कुछ रूल्स हैं दोस्तों। इसके अलावा पीरियड और टेन्योर, यानी कितने टाइम के लिए आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी बड़ा मायने रखता है। मैंने शुरुआत में भी बताया ये एक शॉर्ट टर्म लोन है और इसीलिए 6 मंथ से 36 मंथ्स के बीच में ही इसका पीरियड होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग मोर देन दिस। नो डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड और रिन्यूड व्हिच इज टू बी रीपेड विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और मोर देन 36 मंथ्स। तो 6 और 36 याद रख लीजिए। इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस अ कंपनी मे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स repayable earlier than 6 months to meet its short term needs। कई बार 6 महीने से पहले भी आप पैसे रिटर्न कर देते हैं ब्याज वगैरह के साथ, इंटरेस्ट के साथ, तो वो बात ठीक है, लेकिन 6 महीने या 36 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। such deposit must have a tenure of minimum 3 months and the amount of such deposits cannot be more than 10% of aggregate paid up capital। तो इस प्रकार के सिंपल से रूल्स यहां पर बताए गए हैं। बात करें नो डिमांड डिपॉजिट्स की, तो भाई डिमांड डिपॉजिट्स नहीं होते हैं। कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स रीपेएबल ऑन डिमांड। तो यहां पर ब्याज वाला ही डिपॉजिट लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई पैसा देने वाला कभी भी बोलता है भाई मेरे पैसे दे दे, ऐसे नहीं हो सकता। डिमांड पे डिपॉजिट नहीं लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट, इंटरेस्ट देंगे आपको उसके बदले में, यही रूल फॉलो किया जाएगा। बात करें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट की दोस्तों, तो यहां पर सिक्योर्ड वो होते हैं जिन पर असेट्स का चार्ज होता है और अनसिक्योर्ड वो होते हैं जहां पर असेट्स का चार्ज नहीं होता। दोस्तों याद रखिए, कंपनी कैन एक्सेप्ट secured or unsecured deposit which should be clearly mentioned in the circular or advertisement inviting deposits। यानी जब एक कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट देती है ना, उस समय उसमें मेंशन किया होना चाहिए कि भाई कौन से टाइप का डिपॉजिट आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ये सिक्योर्ड वाला है या अनसिक्योर्ड वाला है। इफ अ कंपनी ऑफर्स सिक्योर्ड डिपॉजिट्स इट हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स tangible assets within 30 days of acceptance of deposit। यानी अगर सिक्योर्ड है तो असेट्स का भी चार्ज वहां पर बनता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे सबसे पहले। तो अ कंपनी हैज टू प्रोवाइड एप्लीकेशन फॉर्म, इट शुड कंटेन अ डिक्लेरेशन ऑफ द एप्लीकेंट दैट द डिपॉजिट ही इज मेकिंग इज नॉट मेड आउट ऑफ एनी मनी बोरोड बाय हिम फ्रॉम अनदर पर्सन। यानी उधार लेके उधार तो नहीं ना दे रहे हो, ये लफड़ा तो नहीं ना कर रहे हो, ये यहां पर डिक्लेरेशन जो डिपॉजिट दे रहा है उससे ले लिया जाता है। खुद के पैसे को आप कंपनी को दे रहे हो कुछ टाइम के लिए ब्याज के ऊपर या इंटरेस्ट के ऊपर, तो वो ठीक है। आप किसी और से लेकर आप दे रहे हो तो वो गड़बड़ कर सकता है और इसीलिए डिक्लेरेशन यहां पर लिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसके बाद दोस्तों ज्वाइंट नेम्स की बात आती है, ये भी टर्म्स एंड कंडीशंस में आता है। कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन ज्वाइंट नेम्स ऑफ डिपॉजिटर्स बट देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 नेम्स, 2 नाम, 3 से ज्यादा नहीं। इसके अलावा नॉमिनेशन की बात करें तो एवरी डिपॉजिटर एट एनी टाइम हैज द राइट टू नॉमिनेट एनी पर्सन एज नॉमिनी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर। तो नॉमिनेशन किया जा सकता है डेथ वगैरह के सर्कमस्टेंसेस में। बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए। ये वाला पॉइंट जो है ना एज अ अलग से आंसर पूछा जा चुका है कई बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, और पिछले साल सिलेबस जब चेंज भी हुआ था तब भी इस एग्जाम्स में इसके आने के चांसेस भरपूर थे। उससे पहले जब पोर्शन चेंज नहीं हुआ था तब भी ये चैप्टर जो था वो पहले से था, और कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही मायने रखता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये है अबाउट सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। यानी कंपनी जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है और मांग रही है डिपॉजिट्स पब्लिक से या उसके मेंबर से, डायरेक्टर से, तो उसको पहले एडवर्टाइजमेंट या सर्कुलर या नोटिस तो पहले देना पड़ेगा कि भाई जिससे पता चले लोगों को कि भाई ये कंपनी को बोरो करने की जरूरत है, इसको जरूरत है पैसों की, और हम डिपॉजिट्स के माध्यम से ये कंपनी जो है पैसे ले रही है, हम दे सकते हैं। इफ अ कंपनी इनवाइट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स इट इश्यूज अ सर्कुलर, बट इफ इट इनवाइट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक कंपनी हैज टू इश्यू एन एडवर्टाइजमेंट। बहुत ही सिंपल है, सर्कुलर अपने लोगों को और एडवर्टाइजमेंट सबके लिए, परायों के लिए, जो बाहर के लोग हैं, पब्लिक हैं, उनके लिए। क्या क्या है इसके अंदर? तो सबसे पहला स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट है एडवर्टाइजमेंट में आप पहले तो बोल बच्चन देंगे ना कि भाई कंपनी हमारी अच्छी है, अच्छा खासा है, हम तो डिपॉजिट ले रहे हैं, तुमको लौटा भी देंगे भाई, ब्याज के साथ दे देंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। इसके अलावा द पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ऑफ फ्रेश इशू, यानी कितना सिक्योर्ड डिपॉजिट ले रहे हैं, कितना अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ले रहे हैं,
कितना अमाउंट आपको चाहिए वो सारी डिटेल इसमें होनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग, जो आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कंपनी को मिली है वो रेटिंग बतानी पड़ेगी, ताकि जो डिपॉजिट देने वाले लोग हैं उनको भी भरोसा रहे कि अच्छी कंपनी है। डिटेल्स ऑफ द स्कीम, नेम ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज, बेसिक जानकारियां हैं दोस्तों। अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स डिपॉजिट्स ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, यानी पहले आपने डिपॉजिट लिए थे उसका पैसा चुकाया या नहीं, या कितना बाकी है देना, वो सारी डिटेल्स भी यहां पर जरूरी हैं। आखिर में अगर बात करूं दोस्तों, फाइलिंग ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो रूल है उसके हिसाब से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी आपको वो एडवर्टाइजमेंट बताना होगा, फाइल करना होगा वहां पर सर्कुलर। इसके अलावा दोस्तों, इश्यू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट ओनली आफ्टर 30 डेज ऑफ फाइलिंग अ कॉपी ऑफ सर्कुलर टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, यानी आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को पहले दिखाया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने उसको अप्रूव कर लिया, उसके बाद ही आप उसको पब्लिश करेंगे, लोगों के सामने रखेंगे। कंपनी कैन सेंड द सर्कुलर टू द मेंबर्स थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और एज ईमेल फॉर इनवाइटिंग द पब्लिक। कंपनी हैज टू पब्लिश द एडवर्टाइजमेंट्स इन वन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। तो इस प्रकार से ये एडवर्टाइजमेंट जो है पब्लिश होता है। आखिर में बात करें अगर वैलिडिटी ऑफ सर्कुलर की, तो इसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि कब तक ये वैलिड है। द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इज वैलिड for 6 months from the end of the financial year in which it was issued or the date on which the AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग was held। तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर के कंटेंट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अगर ये एग्जाम में आए तो आप अच्छे से इसे प्रेजेंट कर पाएं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले कुछ छोटे पॉइंट्स की ओर। बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं। अब यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी भी बहुत जरूरी है। जिस तरह डिबेंचर्स को इश्यू करने के टाइम डिबेंचर ट्रस्टी हम बनाते हैं, उसी प्रकार डिपॉजिट जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तब भी आपको एक ट्रस्ट ग्रुप बनाना पड़ेगा। यस, वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टीज विल बी अपॉइंटेड बाय द एलिजिबल कंपनीज और पब्लिक कंपनीज। द ट्रस्टीज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर इन केस ऑफ कंपनी डिफॉल्ट्स इन रीपेइंग द डिपॉजिटर्स। तो यहां पर डिपॉजिटर्स के हित में काम करने के लिए, उनका पक्ष लेने के लिए डिपॉजिट ट्रस्टी की यहां पर हम पूरी तरह से कमिटी बना लेते हैं, ट्रस्ट डीड फॉर्म करते हैं। इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द डीड हैज टू बी साइन्ड एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर और एडवर्टाइजर। तो इस प्रकार से एक ग्रुप ऑफ ट्रस्टीज भी बनाए जाते हैं, जिस तरह हमने डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में देखा था, सेम टू सेम है। क्रिएट चार्ज ऑन असेट, अगर सिक्योर्ड डिपॉजिट्स हैं तो वहां पर चार्ज ऑन असेट्स भी क्रिएट करना पड़ेगा। सिंपल सा पॉइंट है, अ कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर्ड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स टैंजिबल असेट्स। बात करें डिपॉजिट इंश्योरेंस की, तो इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए दोस्तों, अ कंपनी नीड्स टू टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस एटलीस्ट 30 दिन पहले। सर्कुलर पब्लिश करने से 30 दिन पहले आपको इस डिपॉजिटर इंश्योरेंस लेना पड़ता है, ताकि जो डिपॉजिटर है उनका हित जो है सुरक्षित रहे। इफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन इट is up to ₹20,000 इंश्योरेंस is to be taken। 20,000 से ज्यादा का अमाउंट है तो इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। 12वां पॉइंट है यहां पर क्रेडिट रेटिंग के बारे में। ये भी कंपलसरी है, क्योंकि एडवर्टाइजर के अंदर हमने देखा क्रेडिट रेटिंग तो आपको डालनी ही पड़ती है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाइए, अपनी कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा बताइए और क्रेडिट रेटिंग पाइए, जिससे आपकी कंपनी का इंप्रेशन, गुडविल, ब्रांड इमेज अच्छा बनेगा और इसी से जो डिपॉजिटर है वो अट्रैक्ट होते हुए पैसे डिपॉजिट करने की सोचेगा। यस, द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंसिडर्स the net worth of the company, liquidity position, ability to repay deposits on time, etc। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। हर कंपनी को ये रिजर्व अकाउंट बनाना चाहिए। एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट has to open it in the schedule bank, ताकि पैसे वहां डिपॉजिट हो और वहीं से जो डिपॉजिटर्स हैं उनको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट के साथ मिलते भी रहें। यस, शेड्यूल बैंक डिपॉजिटरी रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट एवरी ईयर ऑन और बिफोर 30 अप्रैल कंपनी हैज टू डिपॉजिट ऑन अमाउंट नॉट लेस देन 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स maturing during the current year and following financial year। यानी पूरी प्रक्रिया का, पैसे का जो लेन देन है ना, वो इस अकाउंट से हो जाना चाहिए। इसीलिए ये डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट बनाना जरूरी होता है। बढ़ते हैं दोस्तों डिपॉजिट रिसिप्ट की ओर। तो जिस तरह से डिबेंचर होल्डर को भी हम डिबेंचर सर्टिफिकेट वगैरह इशू करते हैं, यहां पर कंपनी हैज टू इशू डिपॉजिट रिसिप्ट टू द डिपॉजिटर विद इन 21 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक। 21 दिनों के अंदर ये रसीद देनी ही पड़ेगी। बात करें रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट की, तो ये भी कच्चा चिट्ठा कंपनी सेक्रेटरी को मेंटेन करना होगा, लिख के रखना होगा रजिस्टर के अंदर कि भैया किससे कितना डिपॉजिट लिया गया है, क्या ब्याज देने वाले हैं, कब देने वाले हैं, कितने टेन्योर के लिए लिया गया है, इसकी पूरी की पूरी एंट्री रजिस्टर में होनी जरूरी है। कंपनी हैज टू मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर फॉर डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड और रिन्यूड एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। The details of the deposit along with the details of the depositors should be entered in the register। तो ये मेंटेन करना भी कंपनी सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंट काम होता है।
बात करें अगर रिटर्न ऑफ डिपॉजिट की, तो ये मेंशन कर दीजिए दोस्तों, फाइल तो आपको करना ही है 30 जून तक एवरी ईयर विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इज द रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। द रिटर्न गिव्स डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट विद द कंपनी एज ऑन 31st मार्च ऑफ दैट ईयर। यानी जो भी आप डिपॉजिट ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका फाइलिंग आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में कीजिए, ये आवश्यक है। बात करें ब्याज की, तो अगला पॉइंट है इंटरेस्ट। द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स डिपेंड्स अपॉन द गाइडलाइंस गिवन बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, लेकिन इन केस ऑफ प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स कंपनी कैन डिडक्ट 1% ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर पहले मांग रहा है या पहले आप दे रहे हैं, तो ऐसे में 1% आप डिडक्ट करके दे सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट रेट है वो तो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से डिस्कस हो जाता है। तो एक penal rate of interest at the rate of 18% of overdue period is also taken into consideration। बात करें अगर अल्टर करना है अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को, तो इसके अधिकार क्या आपको हैं। अ कंपनी कैन नॉट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अल्टर द टर्म्स ऑफ कंडीशंस of the deposit trust deed and deposit insurance contract once the circular or advertisement is issued and deposits are accepted by the company। यानी एक बार आपने एडवर्टाइजमेंट छाप दिया, सर्कुलर भेज दिया, उसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई भी छेड़खानी या चेंजेस करने के अधिकारी नहीं है। आप चेंजेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं कर सकते टर्म्स एंड कंडीशन के लिए अंदर बदलाव। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। आखिरी 2 पॉइंट्स की बात करूं तो डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपनी के, उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि कितना आपका डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया है आपने, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको बाय द वे ऑफ नोट्स, द मनी रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बात करें आखिर में पनिशमेंट की, तो बहुत ही कड़ा यहां पर कानून है कि अगर डिपॉजिट को आप रिपे नहीं कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, फ्रॉड है, तो ऐसे में कंपनीज एक्ट को एक ऑफिसर नियुक्त करते हुए आपको डिफॉल्टर घोषित करना होगा, और प्रोविजंस जो भी हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, उसके तहत आपको पनिशेबल फ्रॉड माना जाएगा। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज पास्ड द महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट 1999 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। कंपनीज इन महाराष्ट्र विल बी पनिश्ड फॉर कॉन्ट्रावेनिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। यानी कॉन्ट्रावेनिंग यानी अगर ये नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनको कार्रवाई फेस करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आज के इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे। लगातार बने रहिए इस चैनल पर, हम ऐसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पर हम नोट्स डालते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यू कैन डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर फॉर रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स। तो दोस्तों मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।